वंस अगेन प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेशवा क्लास 10th पर। तो मेरे प्यारे साथियों, हम तो बिल्कुल साथियों, हम सब लोग कंटिन्यू करेंगे और आगे पढ़ेंगे। उससे पहले आप सभी लोग क्लास को एक बार फटाफट से अपने मित्र मित्रियों तक पहुंचा दो और सभी क्लास 10th के धुरंधर हमारे साथ आ जाइए आज रात गणित के नाम। जी हाँ प्यारे बच्चों, मैं हमेशा कहता हूं आप सबसे कि अल्फा बीटा के चक्कर में दिन रात बिताया करता हूं और जब सोती है सारी दुनिया मैं मैथ लगाया करता हूं। तो जब सोती है सारी दुनिया मैं मैथ लगाया करता हूं। तो प्यारे साथियों, अब भाई मैथ में आपको बनाएंगे हम धुरंधर और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से फोड़ देंगे। संदीप पाल आ चुके हैं। हेलो सर, आई एम पीहू। पीहू जी नमस्ते। पवन सिंह, हेलो सर। हेलो पवन। राजकुमार यादव, गुड नाइट मत बोलो, नाइट पता नहीं 11 बज जाएगा या फिर 12 बज जाएगा। ये क्लास आपकी तभी खत्म होगी जब ये पूरा चैप्टर एकदम चारों खाने चित्त पड़ा होगा। यस माय डियर। विजय लक्ष्मी, आपकी भी क्लास आज बायो की चलेगी, बस निखिल सर स्टूडियो में गए हैं। वाह सर, क्या बात है। संदीप पाल, बात में कुछ बात हो तो बात होनी चाहिए, है कि नहीं भाई। तो गणित के तुम सब लोग धुरंधर स्टूडेंट्स हो और गणित पढ़ने के लिए उत्सुक हो, तो गणित का टाइम आपका बच्चा नाइट में ही रहेगा, आपका 8 बजे से। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और सभी बच्चे क्लास में आ जाइए। मैं भी शेयर कर देता हूं व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं भी शेयर करता हूं जी, और आप सब लोग भी शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कीजिए सर। बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। प्रियंका यादव, वेलकम प्रियंका यादव। सब बच्चे आ गए ना? अभी तो संख्या कम है जी, फटाक से शेयर करो तुम लोग। आज बच्चों की संख्या मुझे काफी कम दिख रही है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में? सबसे पहले आज टुडे टारगेट, मैथ में हमारे टुडे टारगेट क्या रहने वाला है, आज हम सब लोग क्या पढ़ेंगे, आज का टास्क क्या रहेगा। सबसे पहले इस चैप्टर के हम सब लोग कंप्लीट करेंगे इंपोर्टेंट फॉर्मूला। फॉर्मूला, इंपोर्टेंट फार्मूला कहो या आप इस चैप्टर के आल फार्मूला, क्योंकि सभी फार्मूला इंपोर्टेंट है। हम सभी सूत्रों को आज की क्लास में करेंगे, यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम आपका बेसिक मजबूत करेंगे, उसके बाद में इंपोर्टेंट फार्मूला या आल फार्मूला, इस चैप्टर के सभी सूत्रों पर अपनी पकड़ को हम बेहतर बनाएंगे। सेकेंड नंबर पे हम क्या करने वाले हैं? तो सेकेंड नंबर पे बच्चा हम करेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसी चैप्टर के करेंगे इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। उसके बाद में हम लोग करेंगे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन, इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो हमारा 3 टॉपिक पे मुख्य टारगेट रहेगा और इसी के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है विजय लक्ष्मी जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा टारगेट किस किस पर है?
इंपोर्टेंट फार्मूला, आल फार्मूला। इंपोर्टेंट हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे एंड इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं आप सबको बता देता हूं, जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया है टॉपर बैच, क्लास 10th में बच्चा सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। पूरे यूपी में सबसे सस्ता और सबसे धांसू बैच है टॉपर बैच। मात्र 249 रुपए में 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, 1 ईयर के वैलिडिटी के साथ। नंबर है 9936533198 पर आप क्या करिए, कॉल व्हाट्सएप कर लीजिए। तुरंत लिखकर भेजिए गुरुजी हमें टॉपर बैच में जुड़ना है, जोड़ दीजिए। ठीक है पीहू, और कौन कौन बच्चा देख रहा है फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख दो कि यस गुरुजी हम भी हैं। तो शुरू करते हैं भाई, इस चैप्टर के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आप लोग लिख लीजिए। यस सर, पवन सिंह कह रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सब बच्चे कॉपी पेन लेके बैठो भाई, गणित में कॉपी पेन जरूरी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और आयतन, ठीक है। यह हमारा किसका नाम है भाई, चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम फार्मूलों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फार्मूला हम लिखाएंगे आपको घनाभ के। कॉपी पेन उठाइए और हेडिंग डाल लीजिए घनाभ। क्या हेडिंग डालना है आपको, घनाभ। तो घनाभ के फार्मूले लिखना स्टार्ट करो। घनाभ का आयतन, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। सबसे पहले फार्मूला आपका रहेगा क्या, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। फार्मूला याद होगा तभी आप कर पाओगे। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन फार्मूला क्या होगा भाई, यल गुणे वी गुणे में एच, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और मात्रक आप लिखोगे घन इकाई। मात्रक क्या रहेगा आपका, घन इकाई। तो घनाभ का आयतन बराबर यल गुणे बी गुणे एच, लेंथ गुणे में आपका चौड़ाई गुणे में हाइट मतलब ऊंचाई रहेगा। दूसरा फार्मूला आपका लिख लीजिए आप लोग, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस फार्मूले का भी प्रयोग होगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा, फार्मूला 2 इंटू एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल घन इकाई, वर्ग इकाई, ठीक है। यहां पर मात्रक क्या रहेगा, वर्ग इकाई। फार्मूलों को लिखते रहिए कॉपी पेन लेकर, ठीक है। वर्ग इकाई। जय श्री महाकाल भैया, जय श्री महाकाल। अब घनाभ का विकर्ण, तीसरा फार्मूला घनाभ से ही है। घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। और इकाई, इकाई, इकाई मात्रक। अब घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल लिख लीजिए भाई। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, 2 इंटू यल गुणे बी और गुणे में एच, 2 इंटू यल प्लस बी रहेगा, सॉरी यल प्लस बी, 2 इंटू यल प्लस बी और इंटू में एच रहेगा। तो ये आपके टोटल 4 फार्मूले हैं घनाभ में भाई। जय श्री महाकाल, हाँ जी लिख रही हूं भाई, हाँ बिल्कुल। जो बच्चे मैथ से हैं तुरंत कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और बच्चा क्या करिए, लिखते रहिए।
फार्मूलों को, क्योंकि उसके बाद में हम क्या करेंगे, सवालों पे आएंगे। आज ये संख्या आपकी काफी कम है। घनाभ का आयतन क्या होता है, यल गुणे बी गुणे एच घन इकाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2 इंटू एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल वर्ग इकाई। घनाभ का विकर्ण की बात करें तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपका घनाभ की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू में एच। इस संख्या काफी कम कैसे है आज बच्चों की, कहां सब लोग चले गए रे, बुला के लाओ सबको लाइव। ओके सर बाय, मैं अभी ये लिख क्या करूंगी, मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ बाय। ठीक है कोई बात नहीं है पीयू, ये तो आपके 9th क्लास में भी है। ओके, इसके बाद में आप लोग घन, क्या हेडिंग डाल लीजिए, घन। हेडिंग आपको डालना है घन। घनाभ के बाद में आपको किसके फार्मूले पता होना चाहिए बच्चा, तो घन के। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल फार्मूला क्या होगा, 4 गुणे में भुजा स्क्वायर। ठीक है, 4 गुणे में भुजा स्क्वायर ये होता है आपका। ठीक है, घन का आयतन ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला आप लोग लिखिए, घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, भुजा की पावर में 3 कर दो, आपका घन का आयतन आ जाएगा। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद में घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणे में भुजा स्क्वायर, 6 गुणे में भुजा स्क्वायर। ऐसे ही तो घन बनता है। ठीक है, ऐसे ही से बना लेना है यहां से। ओके, आगे लिखिए भाई, घन का विकिरण। नंबर 4 सूत्र रहेगा आपका, घन का विकरण, विकरण तो भुजारूढ़ 3, भुजारूढ़ 3। ठीक है, भुजारूढ़ 3। ये 4 फार्मूले आपको घन से संबंधित याद रखना है। हेलो सर, आई एम अंकित पाठक। बिल्कुल सब खाना बना रहे हैं, हाँ मुझे लग रहा है सब खाना ही बना रहे हैं। क्या नाम है आपका, तो भूल जाता हूं नाम आपका, प्रीति। हाँ वेलकम प्रीति जी। सभी बच्चे फटाफट से लाइव रहो भाई, बहुत मजा आने वाला है, काफी महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है। तो घन भी हो गया, अब आ जाइए लंब वृत्तीय बेलन। किसके फार्मूले हम पढ़ेंगे अब, लंब वृत्तीय बेलन। सबसे पहले इस चैप्टर के आपको सभी फार्मूले लिखा रहे हैं, फार्मूले के बाद में हम सवालों की तरफ बढ़ेंगे। चलिए तो देखते हैं भाई, लंब वृत्तीय बेलन में सबसे पहले लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अभी लंब वृत्तीय नहीं, पहले गोले का लिखो, ये थोड़ा सा आपके लिए टफ बन जाएगा। सबसे पहले आप लोग किसका फार्मूला, गोला का फार्मूला लिखो, गोला। अभी इन फार्मूला का मैं यूज भी बताऊंगा भाई, कहां कहां प्रयोग होंगे फार्मूले। गोले का आयतन, सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो मेरे भाई गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 गुणे में पाई आर क्यू। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद में लिखिए गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और खोखले गोले का आयतन, उसके बाद में
खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन, आयतन कितना होता है भाई? 4/3, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस का स्मॉल आर क्यू। जहां आर बाहरी त्रिज्या है, जो कैपिटल आर है ये बाहरी त्रिज्या रहेगी, बाहरी त्रिज्या, गोले की बाहरी त्रिज्या, और स्मॉल आर है आपका गोले की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या। ठीक है, तो आर क्या है आपका? गोले की बाहरी त्रिज्या है, एंड स्मॉल आर क्या है? गोले की आंतरिक त्रिज्या है। महेश चंद्र हेलो सर। अमरजीत यादव हेलो सर। बिल्कुल बच्चा, कैसे हो आप सब लोग? एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए सभी बच्चे। ओके सर, आप हिस्ट्री चलाओ, मैं मैथ्स से नहीं हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। लाइक और शेयर होता रहना चाहिए। आपका गोला भी हो गया। अब आप लोग फार्मूले लिख लीजिए अर्धगोले। किसका? अर्धगोला, अर्धगोला। किसका फार्मूला लिखना है भाई आपको? अर्धगोला का। अर्ध माने आधा गोला, ऐसे बनेगा। ठीक है, ये आपका क्या है बच्चा? अर्धगोला है। क्या है जी? अर्धगोला है। अर्धगोले का आयतन उसका आधा हो जाएगा, ऐसे ही समझ लो। अर्धगोला का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, इसका 2/3 पाई आर क्यू। गोले का, अब लिख लीजिए आप लोग आगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर स्क्वायर। बस इतने फार्मूले आपको इस चैप्टर में मुख्य रूप से याद करने हैं। वो वेस्ट बंगाल का बोर्ड से, मैं बोर्ड में हूँ, जैसे सीबीएसई वैसे ही। हाँ, तो यूपी बोर्ड का भी सेम सिलेबस है भाई मैथ का। ठीक है, मैथ नहीं पढ़नी है? अच्छा प्रीति, मैथ नहीं पढ़नी है तो मत पढ़ो प्रीति मैथ। चलिए, तो अब भाई सवालों को करा जाए क्या? मैंने आपको लंबवृत्तीय बेलन नहीं पढ़ाया। ये आपको बताओ, बेलन का भी फार्मूला मैं लिखा ही दूं, शंकु का लिखा दूं? चलिए शंकु लिखा देता हूं। एक और आपका बचा है बच्चा, क्या? शंकु, क्योंकि पहला सवाल ही आपका शंकु से है। तो शंकु, शंकु कैसे बनता है? टोपी देखो जो बर्थडे में बोल लगा दी जाती है और आपको कह दिया जाता है बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये क्या है बच्चा? शंकु है। ये क्या है जी? शंकु है। शंकु का आयतन जब आपको निकालना हो, क्या? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो फार्मूला क्या रहेगा आपका? शंकु का आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का, शंकु का आप लोग लिख लीजिए क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा? पाई आर यल। शंकु का बच्चा जो वक्र पृष्ठ होगा वो आपका पाई आर यल होगा। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कैसे निकाली जाएगी? शंकु की तिर्यक ऊंचाई,
तो याद रखना साथियों, शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होगी वो आपकी यल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो हम सभी ने अभी तक क्या पढ़े हैं बच्चा? फार्मूले पढ़े हैं। अब हम सब लोग क्या करने वाले हैं? प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। सब बच्चे क्या करिए, एक बार क्लास को फटाक से शेयर मार दीजिए और अपने दोस्तों को भी बुलाकर लेकर आइए। और प्यारे साथियों, अब हम सब लोग क्या करने वाले हैं? प्रश्नों को करने वाले हैं। बहुत ही मजा आएगा। कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले एक शंकु बना लीजिए, हैप्पी बर्थडे वाला टॉपी बना लीजिए, जिससे आप बोलते हो क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी गई है भाई? 3.5 सेंटीमीटर है। तथा इसकी ऊंचाई, देखो ये ऊंचाई होती है, ये आपको दी गई है 12 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो यल। यल का मान आपको ज्ञात करना है। तो कितने बच्चे इस प्रश्न को एकदम धांसू तरीके से उड़ा सकते हैं? पूरी क्लास बताएगा, पूरी क्लास। तो देखो सबसे पहले सवाल में दिया क्या है? सवाल कह रहा आधार की त्रिज्या। सवाल में दिया है आपको शंकु की त्रिज्या, लिख लीजिए शंकु की त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दी गई है जी? 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई पे आ जाओ। शंकु की ऊंचाई कितनी है भाई? तो 12 सेंटीमीटर है। हमसे क्या पूछा गया? आर की वैल्यू, एच की वैल्यू। हमसे कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताओ। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक माने तिरछी ऊंचाई, यल की वैल्यू बतानी है क्या होगी। अभी मैंने जस्ट आपको एक फार्मूला बच्चा लिखाया है, कैसे निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला? यल बराबर अंडर रूट, देखो सवाल पूरा हलवा है, यल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यही तो फार्मूला होगा ना, यल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिर से मैं रिपीट करता हूं, सवाल है एक शंकु के आधार की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई 12 है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। 2020 में आया, 2022 में आया और 2023 में आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अब सवाल हो गया हलवा, मान रखो और फटाक से उड़ा दो। आर का मान कितना है? 3.5 का होल स्क्वायर। एच का मान 12 का स्क्वायर। 3.5 का वर्ग कितना होगा? 55 25 हासिल का 2, 5 3 15 और 2 17, तिपस 15 हासिल का 1। ठीक है, 3 3 9 और 1 हम क्या करेंगे? 10। 5 हो गया, 7 5 12, 1 और 1 2, ये 12, 2 अंक बाद दशमलव, तो 12.25। कितना आएगा इसका? 12.25 प्लस 12 का वर्ग कितना होता है जी? 144 होता है। अब आपको क्या करना है? 144 में जोड़ना है क्या? 12 पॉइंट में 25, तो ये गया 4 2 6, 4 और 1 5, 1 और 2.5। ठीक है, अब देखो यल बराबर क्या आ गया? अंडर रूट 156 पॉइंट में 25। यही तो भाई आएगा यल बराबर में। हाँ, मनीष साहनी का आंसर भी आ गया है। अब देखो 156 किसके भी, 13 का वर्ग कितना होता है? 169, 12 का 144, तो मतलब ये संख्या 13 से कम होगी और 12 से ज्यादा होगी, तो हमने लगभग में 12.5। और तिर्यक ऊंचाई का सेंटीमीटर, मात्रा क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। बोलो सबको समझ में आया? पूरी क्लास, पूरी क्लास बताएगी सबको ये सवाल समझ में आया या नहीं आया? हाँ अभिषेक भाई, मैं पूरा फार्मूला लिखे हूं, वेरी गुड। खाली बैठने से अच्छा है कुछ किया जाए, है कि नहीं है बच्चा? खाली बैठने से अच्छा है
कुछ किया जाए। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का दिमाग। बिल्कुल बच्चा। तो खाली दिमाग किसका दिमाग होता है जी? खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। प्रतिभा पाठक सर, हाँ। तो उम्मीद है सबको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए गाइस, हम सब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नोट डाउन कर लो, 1 मिनट आपके पास टाइम है, ठीक है। मुझे भी समझ आ रहा है। मैं मैथ पढ़ाऊंगा और आपको समझ में ना आए भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। तो चलिएगा, इस खटाक से प्रश्न नंबर 2 को उड़ा दीजिए। क्या कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। एक आपका लंबवृत्तीय बेलन, बेलन घर में सिलेंडर देखे हो ना, सिलेंडर बेलन ही होता है। सिलेंडर किस आकार का होता है? बेलन। या आपकी मम्मी जो बेलना नहीं होता है, वो भी तो उसमें ऐसे करके लगे होते हैं, गोल गोल लगे होते हैं ना, इससे रोटियां बेलती है ना ऐसे। इसी से तो रोटियां बेली जाती है। लड़कियां बेखूबी से जानती होंगी इसको, क्योंकि लड़कियां नहीं बोल सकती हैं, क्योंकि लड़कियों का पार्ट टाइम जॉब है भाई, लड़कियों का ये पार्ट टाइम जॉब है। तो ये हमारा बेलन होता है। इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, व्यास पूरी लंबाई। यदि इसका आयतन 100, वो कह रहा है इसका अगर आयतन आपका 100 डिग्री सेंटीमीटर हो तो बेलन की ऊंचाई एच ज्ञात करो। हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, एच का मान, आयतन भी दिया है। सवाल का नियम होता है, सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़ो। स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़ो। दूसरा, जो वैल्यू दी गई है उसे नोट कर लो। अब वैल्यू नोट करने के बाद में देखो कि कोई 2 वैल्यू दी जाएंगी और एक तीसरी वैल्यू पूछी जाएगी, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा उसका प्रयोग कर दो। एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर, बेलन का व्यास कितना दिया है हमें? 10 सेंटीमीटर। व्यास बराबर क्या होता है भाई? व्यास बराबर त्रिज्या। हमें क्या निकालना है? त्रिज्या। सबसे पहले बेलन की त्रिज्या, तो त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है? व्यास बटे में 2, इसका मतलब व्यास की आधी। तो आर बराबर 10 बटे में 2, 2 पंचे 10। आर की वैल्यू कितनी निकल के आई? 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमारी 5 सेंटीमीटर। और हमें आगे क्या दिया है? इसका आयतन। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। यही तो होता है भाई, बेलन का आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है गाइस। और यहां पे 100 पाई, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो, ठीक है। यहां पे लिखा जाएगा, मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको बच्चा कोई दिक्कत ना हो। बाकी बच्चे तब तक आगे सॉल्व करें। क्या आएगा भाई? फटाक से आगे सॉल्व करो। चलिए, कितना दिया है? 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमसे क्या कह रहा है भाई? तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। बेलन का आयतन कितना दिया है? 100 पाई, पाई गुणे में आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी निकाली? 5 का स्क्वायर। और हमें एच की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये हो गया आपका 100 पाई, ए 25 पाई एच। एच निकालना है तो 25 नीचे भेजो। एच बराबर क्या हो जाएगा? 100 पाई बटे में 25 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 25 चक्कू 100। एच बराबर कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। है ना कितना आसान सवाल? एच बराबर कितना आया? 4 सेंटीमीटर आया। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से प्यार, बिल्कुल
परिधि 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। वेरी गुड सालू, गजब की ट्रिक है। सब बच्चे एक बार सेशन को क्या करेंगे, फटाक से गाइस लाइक कर देंगे। जितने बच्चे देख रहे हैं ना सेशन को एक बार फटाक से बाबू लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे हम सवालों को लगाएंगे। सबको समझ में आ रहा है ना। और जो मैं आज की क्लास में कराऊंगा 100% आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, 101%। चलिए जी, वो स्टूडियो बाबू थोड़ा सा खराब है, ठीक है, कल से क्लास चलेगा। एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप 36 सेंटीमीटर है। सवाल है भाई, एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप, ये भी गलत प्रिंट है, 36 पाई सेंटीमीटर, पाई दिया है, ठीक है, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। हमसे क्या कह रहा है बच्चा, गोले का आयतन करो। गोले के वक्र पृष्ठ में दिया है भाई, सवाल में आपको क्या दिया है, गोले का वक्र पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ कितना है, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे क्या कह रहा है, गोले का आयतन बताओ। तो गोले के वक्र पृष्ठ का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में 36 पाई, पाई से पाई उड़ा दो, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 36 बटे में 4, 4 अठे 24, 4 नेमा 9 चौक 36, 9 बार जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना है, 9। तो आर बराबर कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। यहां से हमने त्रिज्या की वैल्यू निकाल ली, कितनी निकाली बच्चा, 3 सेंटीमीटर निकाली। अब हमें गोले का आयतन निकालना है। किसका आयतन निकालना है बाबू, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो चलिए बच्चा, गोले का आयतन भी हम सभी निकालते हैं। फार्मूले बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए गोले का आयतन का, 4/3 पाई आर क्यू। फार्मूला पता है ना, तो धड़ाम से उड़ा सकते हो बच्चे। स्वाति, बिल्कुल बातें मत करो भाई, जिसको ना समझ में आए वो पूछो। तो मान रख दो अब 4/3 पाई की वैल्यू हम लिखें या ना लिखें, आंसर पाई में ही लेकर आएंगे। पाई गुणे आर क्यू, आर की वैल्यू कितनी है, 3 गुणा 3 गुणा 3, आर की वैल्यू 3 है, यहाँ आर क्यू था तो मैंने 3 बार लिखा, 3 से 3 कैंसिल, 3 3 9 चौक 36 पाई, पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आयतन का मान कितना होता है, v बराबर में 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और जो भी आंसर आए उसे आपको गोले में बंद करना है, ताकि आपको बच्चा पूरा मार्क्स मिल सके, ताकि आपको पूरा मार्क्स मिल सके। एक बार जितने बच्चे देख रहे हैं शेयर कर दें, लाइक कर दें। छत्तीस पाई, किसको किसको नहीं समझ में आया, जिसको बच्चा नहीं आया समझ में पूछ लेंगे भाई, जिसको नहीं पूछ लेंगे क्या होगा इसका जवाब, ठीक है। फिर से मैं बताने को तैयार हूं, फिर से मैं बताऊंगा, बस ईमानदारी से आप सब पूछते रहिए। मेरे क्या लिख रही हैं, मेरे हैं भाई मुंह मारे रे भोज। अच्छा आ गया भैया, ठीक है। राधे राधे आहोरी सिंगर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए आगे, प्रश्न नंबर 4।
कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है। सवाल एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का जो व्यास, कोई एक बच्चा कैसा शंकु है? लंबवृत्तीय शंकु है, लंबवृत्तीय शंकु। इसके आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है, इसका व्यास। ठीक है। उसकी तिर्यक ऊंचाई 13.5 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई। और ये आपकी यच, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इसका भैया आपको कौन सा पृष्ठ ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो चलिए, आपको क्या 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 दिया है? लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई कितनी दी गई है भाई? यल बराबर में डी, यल बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, यल का मान कितना दिया आपको? 13.5। और लंबवृत्तीय शंकु का व्यास दिया है। लंबवृत्तीय ध्यान से समझना है भाई, शंकु का व्यास। तो लंबवृत्तीय शंकु का व्यास कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू निकाले त्रिज्या, तो 21/2 बराबर में 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है? इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ फार्मूला क्या होता है भाई? पाई आर इंटू में आर प्लस यल, ये आपका फार्मूला होगा। पाई आर इंटू में आर प्लस यल। चलो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21/2, यही तो है त्रिज्या। और आर की वैल्यू 10.5 इस बार हम लिख लेंगे, और यल की वैल्यू है 13.5, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान बन जाए। देखो, 7 तियां 21 और 2 से इसे काटोगे 11, 11 तियां 33, इन्हें ऐड करो। 5 10.5 और 13.5, 5 5 10, 3 और 1 4, 2 और 1 3, कितना आएगा? 34। 34 नहीं आना चाहिए, 2 24 आएगा। कितना आएगा जी? 24। अब क्या करिए? 33 और 24 की मल्टीप्लाई कर लो। 33 और 24 की मैं मल्टीप्लाई करता हूं। क्या आपको करना है बच्चा? 33 और 24 की मल्टीप्लाई। 4 तियां 12, हासिल का 1, 4 तियां 12 और 1 13, हासिल का 1, 2 तियां 6, 2 तियां 6, 2 6 3 9, 6 और 1 7, कितना आया आंसर आपका? 792। यही आएगा ना वर्ग सेंटीमीटर, 792 वर्ग सेंटीमीटर। बताओ, सबको समझ में आया? पूरी क्लास एक बार कमेंट करके बताएंगे भाई, समझ में आया? बिल्कुल क्लियर है सर जी। जी भैया, अच्छे से। चलिए जी गाइस, बस आपको क्लियर ही होना चाहिए, एकदम बिंदास तरीके से। तो चलिए गाइस, अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे और कम समय में ज्यादा प्रश्न करेंगे। अभी यहां पे प्रश्न नंबर 5, और याद रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं से एग्जाम में आएगा आपके, 100% आएगा, याद रखना इस बात को। अभिषेक भाई, क्या चैप्टर में मुझे कोई फेल नहीं कर सकता था? ना भी कर सकता है। अच्छा, चलिए, तो सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना।
सवाल कह रहा है प्रूव दैट बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। आपको सिद्ध करना है कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए सवाल क्या कह रहा है भाई, सिद्ध कीजिए बेलन के आयतन का 2 गुना। ठीक है, हल करते हैं। कह रहा है बेलन का आयतन, सवाल जो कह रहा है वही लिख दो। बेलन का आयतन सवाल ने कहा, मैंने लिख दिया बेलन का आयतन। सवाल ने फिर कहा इसका 2 गुना। ठीक है, बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये आपको प्रूव करना है। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यही तो होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई आर एच लिख सकते हो ना, गुणे में आर, क्योंकि आर स्क्वायर है तो मैंने अलग आर लिख दिया। अब ये फार्मूला किसका बन गया, वक्र पृष्ठ का भाई, बेलन का वक्र पृष्ठ। देखो आ गया, बराबर हो गया ना बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ है और गुणे में त्रिज्या। बस सिद्ध हो गया। कितना छोटा सवाल था लेकिन बच्चे इसे डर जाते हैं। सवाल है बेलन के आयतन का 2 गुना कर दिया। बेलन का आयतन का फार्मूला 2 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। मैंने क्या किया, 2 पाई आर एच। हम जानते हैं हम लोग बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है और आर त्रिज्या हुई। प्रूफ दैट, आगे लिख लेना है भाई, प्रूफ दैट या इति सिद्धम। ठीक है, इति सिद्धम। चलिए क्लियर हुआ सबको, नोट कर लीजिए। चलिए बिल्कुल, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल, एक शंक्वाकार बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं 28 और 7 सेंटीमीटर है। यदि बाल्टी की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है। एक बच्चा कैसी है, एक आपकी बाल्टी है। क्या है बच्चा, बाल्टी है। ठीक है, एक क्या है हमारी, बाल्टी है। सवाल ने कहा भाई बाल्टी है, तो थोड़ा सा हम तिरछा चित्र बना है लेकिन बाल्टी बनाने का प्रयास करते हैं। ये हमारी क्या है बच्चा, एक बाल्टी है, शंक्वाकार बाल्टी के दोनों वृत्तीय। सवाल ने कहा भाई दोनों वृत्तीय, दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं 28। इसका मतलब इसकी त्रिज्या 28 है क्योंकि ये चकला है आपका, मतलब बड़ा है, और इसका 7 है। इसका त्रिज्या कितना है, 7, ये छोटा है। ठीक है, नीचे वाला पार्ट। यदि बाल्टी की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है भाई, बाल्टी की ऊंचाई कैसी है, कितनी है, तो बाल्टी की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है। तो बाल्टी की धारिता ज्ञात कीजिए। जब भी धारिता पूछे, आयतन पूछे, एक ही रहेगा। जब याद रखना दो त्रिज्याएं दी गई है। R1 बराबर कितना है त्रिज्या, 28 सेंटीमीटर।
R2 त्रिज्या कितनी दी गई आपको 7 सेंटीमीटर, H बराबर में 45 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है बाल्टी की धारिता, बाल्टी की धारिता, धारिता माने आयतन, बाल्टी की धारिता। फार्मूला क्या होगा 1/3 पाई, ठीक है, R1 का स्क्वायर पाई कैपिटल R। एक बटे तीन पाई एच रहेगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। इस फार्मूले को याद रखना है, यही सटीक होगा ना, R1 R2। हेलो विक्की, क्लास में लेट काहे आते हो तुम सब लोग, पहले मुझे बताओ, तुम सब लोग क्लास में लेट एंट्री काहे करते हो? क्या पूछ रही हैं? हेलो सर, हेलो अनीत वर्मा, कैसे हो? चलिए अब मान रखिए और इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और एच की वैल्यू कितनी है 45। आर वन की वैल्यू है 28 का स्क्वायर। कैलकुलेशन थोड़ा सा हो सकता है बच्चा टफ बन जाए आगे चल। R2 कितना है 7 का स्क्वायर प्लस 28 गुणे में 7। अब आप लोग बताइए 28 का वर्ग क्या होगा? 28 का वर्ग क्या होगा, फटाक से बताओ। 3 दशामन 30, 15 3 45, ये तो 15 बार गया। कितनी बार गया 15 बार। 15 दूनी 30 हासिल का 3, 15 दूनी 30 और 3 330/7। अंदर गुणा करो। 28 का वर्ग कितना होता है 8 64 हासिल का 6, 8 दूनी 16 6 22, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, ये आएगा आपका 4 8 और 5 2 7, 784 और ये 7 7 49 प्लस 8 7 56 गुणा करिए, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, 196। अब क्या करिए इनको काउंट कर लीजिए, किसे किसे मैंने काउंट किया 784, 49 और 196। तो 9 और 6 10, 15 और 4 19 का 9 हासिल का 1, 10 4 14, 14 और 18 22 का 2 हासिल का लगेगा आपका 2, 7 और 1 8 2 10, ये आ गया कितना आपका 10 29। तो 330/7 गुणे में 10 29। देखो 7 से कटेगा क्या बच्चा, देखना है अब आपको, क्या 7 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 7 × 7 बचा यहाँ कितना 3, 32 बार हो गया। 7 चौक 28, ठीक है, 7 सते 49, 147 बार। अब आपको मल्टीप्लाई करना है किसका 330 गुणे में 147 का। चलिए करो भाई गुणा, 330 गुणे में 147, यहां मैं करता हूं 330 गुणे में 147, जीरो हटा दीजिए बाद में लगा देंगे, ठीक है। अभी के लिए 7 या 21 हासिल का 2, ठीक है, 7 या 21 और 2 22 हो जाएगा। 4 तिया 12 हासिल का 1, 4 तिया 12 और 1 13 हो जाएगा। 3 3 युवा 1 2 2 4, 3 3 6 और 2 8, 3 और 1 4, ये 0। आपका 48 410, आंसर क्या आएगा 48 410 सेंटीमीटर क्यूब। 48 410 सेंटीमीटर क्यूब। फटाक से बताओ सबको समझ में आया? 410 नहीं 510 दिखा रहा है। 2 2 4, 4 तिया 12, 7 तिया 21, 2 2 22, ठीक है। देखो 7 तिया 21 2 हासिल, 7 तिया 21
और 2 23, ठीक है, यहाँ पे 5 रहेगा, 47 5 48 510, ठीक है। राइट आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? 48 510। क्लियर हुआ सबको? फटाक से एक बार बताओ भाई, थोड़े से क्वेश्चन हार्ड तो नहीं लग रहे हैं जी? क्वेश्चन आपको बच्चा कहीं हार्ड तो नहीं लग रहे हैं? फटाक से कमेंट बॉक्स में बता देना अगर कठिन लगे। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न पे। वो आपके अति लघु उत्तरीय थे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम भाई करेंगे थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन। क्या करने वाले हैं बच्चा? थोड़े से हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। ओके गाइस, एक बार सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख दो यस सर। आदित्य त्रिपाठी कह रहा है हार्ड है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। चलिए, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है। एक ठोस है बच्चा, शंख के आकार का है। कह रहा है कि एक ठोस है, ठीक है, वो किस पर खड़ा है भाई? अर्धगोले पर खड़ा है। एक ठोस आपका है जो खड़ा किस पर है? अर्धगोले पर खड़ा है, जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, शंख की ऊंचाई, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, शंख की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तिरछी ऊंचाई नहीं, ऊंचाई। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। सवाल कह रहा है भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? आज शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, और आप लोग याद रखना अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अरे सर हार्ड है क्वेश्चन नहीं। अरे सर हार्ड है क्वेश्चन नहीं। अच्छा अच्छा, मैं हार्ड हूं। तो चलिए बच्चा, तो देखिए आपको यहाँ पे अर्धगोला भी दिख रहा है और शंकु भी दिख रहा है। यहां पर दोनों के वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए और बाद में उन्हें जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। शंकु की कौन सी ऊंचाई निकालेंगे जी? तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। आर बराबर में 3 है। आर बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर। एच बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर। यल बराबर निकाल लो। यल बराबर अंडर रूट आपका 3 का स्क्वायर प्लस एच आपका 4 का स्क्वायर होगा, क्योंकि यल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, तो यल बराबर अंडर रूट 25। यल बराबर कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। यल बराबर बच्चा कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ठोस का संपूर्ण पृष्ठ हम किसका निकालेंगे अब? ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्या कैसे निकाला जाएगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ रहेगा, वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। अब देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है मैंने लिखाया है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर यल। शंकु का पाई कॉमन है, आर कॉमन है, तो मैंने पाई आर कॉमन लिया। अंदर क्या बचा? 2 बचा, ठीक है, पाई आर कॉमन है, 2 आर बचा, 1 आर बचा, यहाँ पे यल बचा। पाई की वैल्यू नहीं रखना है। आर का मान कितना दिया है? 3 दिया है, ये 2 गुणे 3, और यल की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने? 5। तो कितना हो गया? 3 पाई, और ये हुआ 3 दूनी 6 प्लस 5, 6 और 5 11, तो क्या हो जाएगा? 3 पाई गुणे में 11, 11 27 पाई, 27 पाई। कहीं पे मिस्टेक हुई है क्या? सॉरी, 11 3 27 नहीं, 11 3 33 होता है। 11 3 कितना होगा? 33 पाई, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर आपका क्या होगा? 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
बोलो समझ में आया सबको? फटाक से एक बार जवाब करके बताओ कि यस गुरुजी क्लियर भा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। जल्दी होंगी बच्चा मैथ की क्लासेस। चलिए गुलशन चौहान वेरी गुड। चलिए गाइस तो आगे चला जाए क्या? फटाक से एक बार कमेंट करके बताओ कि यस सर आगे बढ़ा जाए भाई। उसके बाद में ही हम सब कहानी को आगे लेकर चलने वाले हैं, ठीक है? चलिए तो अगला सवाल हमारा देखिए, कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपका एच डब्ल्यू का रहेगा सर। ये सवाल किसका रहेगा? एच डब्ल्यू का रहेगा। विज्ञान विज्ञान लगा दो 40 विज्ञान लगा दो 40। बिल्कुल। क्लास अभी बच्चा एंड नहीं होगा, ठीक है? इसके बाद में हम 40 क्वेश्चन साइंस के भी करेंगे, ठीक है? शिवानी जी वेरी गुड। तो सब बच्चे फटाक से लाइव आ जाएं बच्चा। तो ये सवाल आपका एच डब्ल्यू का रहेगा। अब हम सब लोग क्या पढ़ेंगे? साइंस, क्योंकि 1 घंटे मैथ पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे साइंस। तो कितने बच्चे भाई साइंस के 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन। अब हम लोग किसके पढ़ने वाले बच्चा? साइंस के पढ़ने वाले हैं। तो प्रैक्टिस करना चाहोगे क्या हमारे साथ? क्योंकि आगे का जो पीडीएफ है वो करप्ट हो चुका है, इसलिए। क्लास नहीं हुआ है फरहान खान अभी, क्लास और चलेगा बच्चा। तुम काहे चिंता करते हो? क्लास अभी 1 घंटे और चलेगा, ठीक है? 1 क्वेश्चन पूछिए पूछिए।
नमस्ते सिस्टर, आई एम फाइन एंड यू। हाँ अभिषेक भाई, पूरा सॉल्व करूँ? हाँ सॉल्व करके बताइए। ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप, ठीक है। चलिए, तो उससे पहले सबसे पहले हमारा आपसे एक प्रश्न रहेगा, आंसर सबको बताना है। देखते कौन बच्चा बताएगा। क्वेश्चन है आपका, एक दर्पण की फोकस दूरी, एक दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, एक दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताओ। दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताओ। चलो आंसर करो सभी बच्चे, त्रिज्या बताओ। फटाक से आंसर सभी बच्चे करेंगे। दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताओ कितनी होगी। तो दर्पण की फोकस दूरी 50 है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको बतानी है। फोकस दूरी 50, ऑप्शन ए पर है 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन पे 100 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन पे 50 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन पे 25 मीटर। फटाक से आंसर करो, देखते हैं भाई कौन बच्चा बिल्कुल सही जवाब करेगा। 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर? आरू कह रही है, वो क्या नाम है, सालू कह रही हैं। चलिए भाई, सर सॉल्व तो कर लेने देते हैं। चलिए देखो, यफ बराबर क्या होगा आपका, आर बटे में टू। यफ बराबर आर बटे टू। यफ बराबर आर की वैल्यू 50/2, कितनी बार गया, 25 बार, 25 सेंटीमीटर आया। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100 कैसे होगा भाई, आर बराबर 2f होता है। यफ बराबर आर किस, चलिए यहां से हम शुरू करते हैं, रसायन विज्ञान से कहानी शुरू होती है और हम सब प्रवेश करेंगे अब रसायन विज्ञान की दुनिया में। अच्छा एफ नहीं निकालना था, ओहो, वक्रता त्रिज्या निकालनी थी ना, आर। तो सही है, तो सही है। आर बराबर 2f होता है, तो आर बराबर क्या हो जाए, 2 × 50 हो जाएगा। आर बराबर 100 सेंटीमीटर या आर बराबर 1 मीटर। वेरी गुड सालू, ठीक है, वेरी गुड। सही जवाब यही होगा आपका। प्रश्न नंबर 1 है, उत्प्रेरक का कार्य क्या है। क्वेश्चन है आपका बच्चा, उत्प्रेरक का काम क्या है। फटाक से आंसर सभी बच्चे करेंगे। ऑप्शन ए पर अभिक्रिया को रोकना, अभिक्रिया की गति बढ़ाना, उत्पाद बदलना, तापमान घटाना। या बच्चा तापमान घटाना। फटाक से आंसर करो जी, सही जवाब आपका क्या होगा, सही जवाब क्या होगा। आंसर आ जाना चाहिए गाइस, फटाफट से बताओ। सी जवाब बच्चे पार्टी कह रहे हैं, गुरुजी सी को लॉक कर दो।
देखो विज्ञान पढ़ाते ही बच्चे आ जाते हैं, मैथ पढ़ाओ तो बच्चों को नहीं समझ में आता है भाई क्या होगा। फटाक से आंसर करो जी, सही जवाब क्या होगा इसका। तो आंसर उम्मीद है आपका आ गया होगा ऑप्शन नंबर, अभिक्रिया की गति बढ़ाना। देखो उत्प्रेरक का काम क्या होता है, जैसे हम धीरे धीरे चल रहे हैं और किसी ने पीछे से कोड़ा खींच के मारा, हम ऐसे ऐसे भागते हैं ना, तो उत्प्रेरक भी यही करता है, अभिक्रिया की गति को बदलता है, कम भी कर सकता है एंड ज्यादा भी करता है। ठीक है, तो आप सब लोग याद रखना, जो अभिक्रिया के वेग को कम या ज्यादा कर दे आपका उत्प्रेरक कहलाएगा। आगे है ऑक्सीकरण में क्या होता है, क्वेश्चन है आपका बच्चा, ऑक्सीकरण में क्या होता है। फटाक से आंसर करेंगे सभी साथी, राइट आंसर क्या होगा आपका। अरे यार ए सर जी वॉइस हमको नहीं सुनाई दे रही, क्या नहीं सुनाई दे रही है नामिका। फटाक से आंसर कर दीजिए सभी बच्चे, डी, सालू सिंह का भी डी, पवन का भी डी, शिवम कुमार सर नमस्ते नमस्ते, पवन सिंह वेरी गुड बच्चा। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों बी और सी। ठीक है, बी और सी, इलेक्ट्रॉनों का ह्रास और हाइड्रोजन का ह्रास। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या ऑक्सीकरण में क्या होगा, बी और सी दोनों। आगे हमारा है जेडीएन प्लस एच सी एल, ये बनाएगा जेडीएन सी एल टू प्लस एच टू, किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया होगा बच्चा, या आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। फटाक से जवाब कर दो, सही जवाब क्या होगा। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो पदार्थ मिले और एक नया पदार्थ बने, तो जब दो पदार्थ मिलते हैं एक नया पदार्थ बनता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जब आपने श्रृंगार रस में पढ़ा होगा, जब प्रेमी प्रेमिका के मिलन दशा में प्रेम का वर्णन हो, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है, पढ़े हो ना, श्रृंगार रस स्थाई भाव प्रेम रति होता है। श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, संयोग और विप्रलंब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार। जैसे संयोग माने मिलना, ऐसी संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलेंगे एक नया बनना चाहिए, लेकिन यहां पर दो ही नए बन रहे हैं जबकि एक नया नहीं बन रहा है, तो कौनों कीमत पे हमारा ऑप्शन ए तो नहीं होगा, है ना। एक कभी नहीं चलेगा, हमें तुमसे हुआ है प्यार हम क्या करें, है ना, तो तुम डूब मरो चुल्लू भर पानी में, और क्या करोगे तुम। अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, इसे हम आमतौर पर वियोजन विक्रिया भी कह देंगे। कौन सी विक्रिया, वियोजन विक्रिया। जैसे वियोग श्रृंगार पढ़ते हो, जब प्रेमी प्रेमिका की दशा, मिलन दशा में, मतलब विरह में प्रेम का वर्णन हो, जब एक दूसरे से दूर हो, वो खत लिखें एक दूसरे को, है ना, लिखा है जो खत तुझे, हाँ तेरी याद में, तो वहां पर भी तो बच्चा प्रेम का वर्णन हो रहा है। तो ऐसे ही वियोजन में क्या होता है, जब लड़कियों की जैसे विदा होती है, गाना बजा दिया जाता है कि बाबुल की दुआएं लेती जा, ससुराल में तुझको पाप मिले। ठीक है, तो विस्थापन ही होगा, क्योंकि जेडीएन ने क्या किया, एच की जगह पर बैठा और H2 को साइड हटा दिया। राइट आंसर हमारा क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो गया। राइट आंसर बच्चा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों शिवानी, दांत तो बहुत फाड़ रही हो। क्या एग्जाम्पल है, सालू सिंह कह रहे हैं क्या एग्जाम्पल है गुरुजी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होने पर विलयन होता है। आपको बताना क्या है,
पीएच मान यदि 7 से ज्यादा है तो पीएच वैल्यू मतलब विलयन कैसा होगा, क्षारीय, उदासीन, अम्लीय या लवणीय। पीएच वैल्यू अगर 7 से ज्यादा है तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, कैसा होगा। फटाफट से गाइस एक बार आंसर कर दो, विलयन कैसा होगा। देखो पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा जब जब हो प्यारे बच्चों, और आंख बंद करके मेरे लगा देना तुम क्षारीय। पीएच वैल्यू जब जब 7 से ज्यादा हो जाए विलयन क्षारीय कहलाएगा, और 7 से कम जब पीएच वैल्यू अम्लीय वो कहलाता है। और पीएच वैल्यू यदि 7 हो, कि पीएच वैल्यू यदि 7 हो उदासीन हम कहते हैं। और प्यारे बच्चों एक बात को हमारी मानो तुम 100% एक मार्क्स यहां से कंप्लीट होता है तुम्हारा। कैसा हो जाएगा, क्षारीय। आगे बढ़ते हैं भाई, कि NaOH विलयन होता है कि जब विलयन में OH आए, कि जब विलयन में OH आए क्षारीय वो कहलाएगा। और H+ आयन जब मिल जाए अम्लीय वो कहलाएगा। तो जलीय विलयन में अगर घोलो और घोलने पर OH- आयन मिले, आंख बंद करके खड़ाम से उड़ा दो बच्चा, कैसा होगा, क्षारीय। क्योंकि यहां OH दिख रहा है ना, और अगर यदि खाली H दिख जाए आंख मूंद करके आप लोग लगा देना, ठीक है। ठीक है सालू कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, क्षारीय। NaOH का विलयन कैसा होगा, NaOH का विलयन क्षारीय होगा। और NaOH आप लोग याद रखना प्रबल क्षार है। कैसा क्षार है, प्रबल क्षार की बात करें तो पीएच वैल्यू ज्यादा हो, प्रबल क्षार की बात करें तो पीएच वैल्यू ज्यादा हो, और दुर्बल क्षार की बात करें तो पीएच वैल्यू कम हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों पीएच स्केल याद तुम कर लो, पीएच स्केल याद तुम कर लो। प्रबल क्षार इसका नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम बच्चा क्या होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक नाम इसका क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। और इसका पीएच मान कितना होता है, 14 होता है, याद रखना इसका पीएच मान 14 होता है। फटाक से क्लास को भाई शेयर करो, सभी बच्चे क्लास को शेयर करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कमर कसो मेरे वीरों, कि अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और कमर कसो मेरे वीरों। और अगला प्रश्न सही हो जाए इतनी हिम्मत तुम रखना, अगला प्रश्न सही हो जाए इतनी हिम्मत तुम रखना। नजारा देखने लायक हो, नजारा दिखने लायक हो, धातु अम्ल मिल जाए जब, नजारा देखने लायक हो, धातु अम्ल मिल जाए जब, क्या बनाएगा, नमक प्लस O2 बनाएगा, नमक प्लस H2 बनाएगा, नमक प्लस CO2 बनाएगा, या केवल नमक बनाएगा, या बच्चा केवल नमक बनाएगा जब धातु और अम्ल मिलता है। फटाक से आंसर कर दो कि जब धातु और अम्ल मिलता है तो क्या बनता है। फटाक से आंसर करेंगे सभी बच्चे कि जब धातु और अम्ल मिलता है। बिल्कुल, वेरी गुड। सर आपके बोली समझ नहीं आ रहे था। अच्छा अच्छा,
बी को लॉक कर दिया जाए। समझ नहीं आ रहा है, बोलिए ऐसे। तो धातु अम्ल मिल जाए जब, नजारा दिखने लायक तब। धातु अम्ल, धातु और अम्ल की जोड़ी बनाए नमक और हाइड्रोजन, नमक और हाइड्रोजन। प्यारे बच्चों बी ऑप्शन, इसको कभी न भूलना तुम। प्यारे बच्चों बी ऑप्शन, इसको कभी न भूलना तुम। ओए जा किसी वीडियो के कमेंट में बता दे जाके, मेरे से नहीं। नमस्ते सर, नमस्ते संगीता, नमस्ते। कहाँ थी तुम? कब से इंतजार तुम्हारा क्लास में हो रहा है, बस तुम्हारी ही कमी थी संगीता। आगे चलते संगीता जी। कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर क्या होता है? बात करें प्रश्न सेवन की, बात करें क्वेश्चन सेवन की। प्रश्न हमसे कह रहा है कैथोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण अपचयन दोनों या कोई नहीं? या बच्चा कोई नहीं? फटाक से आंसर करो, सही जवाब क्या होगा? गुड नाइट अभी से मत बोलो भाई, गुड नाइट अभी से मत बोलो। कैथोड पर क्या होता है? फटाक से आंसर। बिल्कुल जी, वेरी गुड। सी जवाब। नमस्ते, आ जाओ हंसते हंसते। बिल्कुल। चलिए गाइस, ठीक है बच्चा। तो प्यारे साथियों, नेटवर्क थोड़ा सा चला गया था, फिर से नेटवर्क सही किया गया है और अब आपका नेटवर्क अच्छा है। सर क्लास रुक गई थी, हाँ। कुछ आगे चला जाए क्या? यस सर। प्रश्न है आपका, Fe2O3 प्लस 3CO बनाएगा 2Fe प्लस 3CO2 है। ऑक्सीकरण विक्रिया, अपचयन विक्रिया, रेडॉक्स विक्रिया या आपकी अपघटन विक्रिया? अपघटन भी नहीं होगा भाई, रेडॉक्स हो सकता है। कौन सी विक्रिया? रेडॉक्स। ठीक है, राइट आंसर हम कर देंगे सी। क्लियर हुआ भाई? सबको क्लियर हुआ? अंशिका बातें मत करिए, क्लास को लाइक करिए। जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाक से गाइज लाइक कर देंगे। पवन सिंह का सही जवाब है गुरुजी, ऑप्शन नंबर सी होगा। वेरी गुड पवन सिंह। सर ने ट्यूब लगाया फिर चल। सर क्लास कितने बजे तक है? बस 10 बजे तक है। सर कर दिया, बिल्कुल कर दिए ना, फिर भी 20 लाइक नहीं है भाई। चलिए बच्चा आगे। लवण बनाते हैं, क्वेश्चन है लवण बनते हैं। लवण कैसे बनते हैं? जब अम्ल और धातु मिलती है तब लवण बनते हैं। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तब लवण बनते हैं। गुड इवनिंग भैया, वेरी वेरी गुड इवनिंग गौरव साक्या मौर्य, जो भी हो। ठीक है, और आपका धातु प्लस अधातु या जल प्लस अम्ल? फटाक से बता दो फिर मेरे धुरंधरों, सही जवाब का हो जाएगा? बताना चाहोगे का बताना चाहोगे हमका? राइट आंसर क्या होगा? वो तुम लोग एक सॉन्ग सुने होगे ना, हमको ले चले यारा ठंडी ठंडी नहर के किनारे, हमको ले चले यारा ठंडी ठंडी नहर के किनारे।
तो देखो अम्ल और क्षार, जब अम्ल और बच्चा क्षार मिलते हैं तब लवण का निर्माण होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, HCl आपका लवण है, सॉरी अम्ल है, NaOH क्षार है, ये मिलकर क्या बनाएंगे NaCl और साथ में H2O। NaCl क्या है लवण है, लवण। HCl क्या है अम्ल है, ठीक है, प्लस NaOH क्या है क्षार। तो जब अम्ल और क्षार मिलेंगे तब लवण का निर्माण होगा। प्यारे साथियों, जब अम्ल और क्षार मिलेंगे तब हमारा अम्ल का निर्माण होगा। चलिए भाई आगे प्रश्न है आपका, CuSO4 का रंग कैसा होता है। फटाक से आंसर एक बार सभी बच्चे कर देंगे कि CuSO4 का रंग कैसा होता है। फटाफट से आंसर करो भाई, CuSO4 का रंग कैसा होता है। जो आपका देखो CuSO4 है वो कॉपर सल्फेट, क्या हो जाएगा कॉपर सल्फेट। एक बच्चा कह रहा है सर एग्जाम में नहीं आया तो हम फेल हो जाएंगे। अरे फेल कैसे हो जाओगे भाई, जब तक आपके गुरुजी हैं तब तक नहीं फेल हो गए। 11th की क्लासेस चलेंगी बाबू, स्टूडियो थोड़ा सा सही हो जाए। बिल्कुल, क्या आंसर कर रहे हो भाई, बिल्कुल वी जवाब, वेरी गुड। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर वी नीला। CuSO4 कॉपर सल्फेट का जो रंग होगा कैसा होगा, कॉपर सल्फेट का रंग। चलिए, तो क्या है आपका अम्ल का स्वाद कैसा होता है। फटाक से आंसर सब बच्चे करेंगे। तो राइट आंसर आपका क्या होगा बच्चा पार्टी, अम्ल का स्वाद खट्टा। स्वाद में खट्टा हो जो भैया अम्ल वही कहलाते, कि स्वाद में खट्टे हो जो भैया अम्ल वही कहलाते। और घोलो जल में, अरे घोलो जल में H प्लस दें, आर्हीनियस चच्चा कह गए रे। और HCl तुम याद रखो इसका एग्जाम्पल बच्चों, ठीक है। तो आर्हीनियस के अनुसार, किसके, आर्हीनियस, हीनियस के अनुसार, आर्हीनियस के अनुसार, अनुसार वे पदार्थ, वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर, जिन्हें जल में घोलने पर, जल में घोलने पर, वे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर क्या दे बच्चा, H प्लस आयन दें, H प्लस आयन दें, वही तो अम्ल होंगे। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होंगे जी, तो खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं बच्चा, तो खट्टे होते हैं, याद रखना। थोड़ा नहीं आर्यन, बहुत लेट हो आप क्लास में। और ये जो बच्चे बातें कर रहे हैं ब्लॉक कर देंगे, किसको, दिलीप हुई, अनामिका है, अंशिका है, ये बच्चे काफी ज्यादा बात कर रहे हैं, इन्हें टाइम आउट करिए। ऑपरेटर सर इन्हें टाइम आउट तीनों बच्चों को करिए, क्यों पूरी क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए, आर्यन कह रहा है यस सर। अनन्या चौरसिया हेलो सर, हेलो अनन्या चौरसिया, कैसी हो डियर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। CaCO3 को गर्म करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर
कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चा जब गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा? फटाक से आंसर आप लोग कर दो। जब साथियों कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? अरे नहीं सर, अयान। ओहो, अयान जी। सन्नू त्रिपाठी, वेलकम। फरहान खान, वेरी गुड। चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? CaO प्लस CO2। CaCO3 को गर्म करने पर क्या बनेगा हमारा? CaO बनेगा प्लस CO2 बनेगा। प्रश्न है जी HCl का पीएच मान। क्वेश्चन क्या है जी? HCl का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए पर 7, 10, 1 से 3 या 8। HCl की बात करें तो प्रबल अम्ल कहलाता। कि HCl की बात करें तो प्रबल अम्ल कहलाता। और रासायनिक नाम की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। तो HCl के पीएच वैल्यू, प्रबल अम्ल कौन से होते हैं? पीएच वैल्यू कम जब हो, पीएच वैल्यू कम हो भैया प्रबल अम्ल कहलाते। पीएच वैल्यू कम हो भैया प्रबल अम्ल कहलाते। और HCl है हमरा, HCl हमरा है भैया प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल। तो 1 और 3 हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? 1 और 3। एक बार धुआंधार से शेयर कर दे, 50 बच्चे लाइव ला दो तो मैं कहूंगा आपने गुरु दक्षिणा दे दी। निखिल सर से बच्चों एक बार आगे लाइव वॉचिंग करा दीजिए, मजा ही आ जाए। तो फिर मैं आपको एक बात बता ही देता हूं कि वीर तुम बढ़े चलो और धीर तुम बढ़े चलो, और सामने पहाड़ हो और सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं और तुम कभी रुको नहीं। वीर तुम बढ़े चलो और धीर तुम बढ़े चलो। वाह वाह, फरहान खान कह रहा है वाह वाह। थैंक यू बाबू, वाह वाह, मजा आ गया अब तो। अच्छा चलिए आगे। प्रश्न है जंग लगना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? जंग लगना क्या है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, या आपका हो जाएगा अपघटन विस्थापन। देखो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, अगर पदार्थ बदला तो वो पुनः अपनी मूल रूप में आ जाए, ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। न्यू स्टूडेंट्स तुरंत ज्वाइन करेंगे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, या इस नंबर पे संपर्क करिए, नंबर स्क्रीन पे है। जो भी बच्चे नए हैं, देखो बर्फ का जमना, बर्फ का जमना कैसा परिवर्तन है? भौतिक। कैसा है जी? भौतिक। क्योंकि बर्फ पानी, भौतिक। बर्फ रख दो बाहर बन जाएगा पानी, और पानी को रख दो फ्रिज में बन जाएगा बर्फ। तो यहां पर क्या हो रहा है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है। और राइट आंसर क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि जब एक बार पदार्थ में जंग लगती है, पदार्थ पुनः अपने मूल रूप में नहीं आते। यूपी के रंगवास डीके कौन है? जानते हो निखिल सर? मैथ का पोस्टर लगा के साइंस पढ़ा रहे हैं सर। हाँ भाई, मैथ 1 घंटे आपको उसी में पढ़ाया गया है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम सभी। क्वेश्चन आगे क्या है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है।
क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? Cu या Fe या Ag? देखो, जो धातु सक्रियता श्रेणी में बच्चा सबसे ऊपर स्थित होती है वो आपकी सबसे अधिक सक्रिय होती है। आप याद रखना, जो धातु सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित होती है वो धातु आपकी क्या कहलाती है? सबसे अधिक सक्रिय। तो देखो, सक्रियता श्रेणी क्या है? काली नाव का माली, ट्रिक मैंने पढ़ाई थी, आलू जरा फीके पकाता है। क्यों जी? हाँ जी, ए जी और ए यू, यही आप लोग क्रम याद रखना, ठीक है। सबसे अधिक सक्रिय धातु पोटेशियम और सबसे कम सोना। आपको क्या याद रखना है? सबसे अधिक सक्रिय आपका पोटेशियम, हेलो गुरुजी, आई एम बैक, शिवानी कह रहे। वेलकम शिवानी जी, पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। निखिल सर, मैं आपको भी ब्लॉक कर दूंगा, बदतमीजी क्लास में दे रहे हो बच्चों के साथ। नितिन, कुछ ही फरहान खान आंसर दे रहा है, बाकी बच्चे सिर्फ बकैती कर रहे हैं, इनसे आंसर नहीं दिया जाएगा। भौतिक विज्ञान, अब ओम का नियम संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है आपका बच्चा, ओम का नियम संबंधित है। बिल्कुल, तो फटाक से बताओ, ओम का नियम किससे संबंधित है? शक्ति से, धारा का वोल्टेज से, ऊर्जा से या प्रतिरोध से? ओम का नियम आप लोगों को याद रखना धारा बा वोल्टेज से संबंधित है, क्योंकि आप जानते हो जब धारा आई और विभवांतर बी के बीच ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। जब धारा आई और विभवांतर बी के बीच ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ओम का नियम क्या होता है? जब चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे दाब, ताप इत्यादि में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक पर लगाए गए विभवांतर बी और चालक में बहने वाली धारा आई का मान नियतांक रहता है। प्रश्न है आगे हमारा, धारा का यस आई मात्रक। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जी, धारा का यस आई मात्रक बताओ क्या होगा? फटाफट से राइट आंसर कर दो। धारा का यस आई मात्रक क्या होगा? फटाक से बताओ भाई, धारा का यस आई मात्रक क्या होगा? वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट। जो वाट बच्चा है वो आपका शक्ति का मात्रक होता है। किसका? विद्युत शक्ति। एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का। मिल गया ना? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। वोल्ट किसका मात्रक है? विभव या विभवांतर का। विभव या विभवांतर का। तो वोल्ट मात्रक हो जाएगा आपका विभव या विभवांतर का। आगे, प्रतिरोध निर्भर करता है। क्वेश्चन क्या है आपका? प्रतिरोध निर्भर करता है। फटाक से आंसर करो भाई, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए पर है लंबाई पर, बी ऑप्शन पे क्षेत्रफल पर, सी ऑप्शन पे पदार्थ पर एंड डी ऑप्शन पे सभी पर। जो आपका प्रतिरोध है, जब चालक में धारा बहती है उसके मार्ग में जो अवरोध लगता है बच्चा, ठीक है, चालक में बहे धारा और लगे उसमें बाधा कहलाएगा प्रतिरोध। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी पर, क्योंकि आर बराबर आप जानते हैं कि रो एल अपॉन में ए फार्मूला होता है। यही तो होता है प्रतिरोध का फार्मूला, आर बराबर रो एल। ये रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध।
रो क्या हो जाएगा आपका विशिष्ट, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध। जहां यल क्या है, लंबाई है, यल लंबाई है, ए क्या है, क्षेत्रफल है, और आर क्या है, रेजिस्टेंस है या प्रतिरोध है, या बच्चा प्रतिरोध है। ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को। चलिए आगे, श्रृंखला संयोजन में धारा। श्रृंखला मतलब श्रेणी क्रम, संयोजन में आपको बताना है धारा कैसी रहती है। श्रेणी क्रम संयोजन में एक ही तार में प्रतिरोध जुड़े होते हैं, ये R1 R2 R3। धारा इसमें बताओ बदलती है या नहीं बदलती है, तो नहीं बदलती है। आई का मान समान रहता है, विभवांतर बदल जाता है। आई आपका समान रहती है, तो राइट आंसर होगा समान रहती है। और समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में कुछ इस तरीके से चलता है आपका। समांतर क्रम में तीन तार ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, तो यहां पे I1 I2 I2 धारा बदलती है, I2 I3 धारा बदलती है, धारा बदलती है। समांतर क्रम में धारा बदलती है और श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? कुछ कुछ चलिए बच्चा, हम सब बढ़ते हैं आगे। और आगे प्रश्न है हमारा, समांतर संयोजन में वोल्टेज। अब भाई समांतर क्रम में वोल्टेज कैसी रहती है, ऐसी तो समांतर क्रम में तार जुड़े होते, मैं जोड़ के बताता हूं। देखो यहां पे धारा I1 I2 I3, लेकिन विभवांतर सेम रहता है, समान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समान। समांतर संयोजन में का फार्मूला भी याद रखना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यह आपका फार्मूला होता है। ठीक है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R2। बच्चा ब्लैक करो, एक बच्चा आंसर नहीं दे रहे हैं, सब बतलाने लगे, पूरी क्लास बतला ही रही। और बच्चन से नहीं मतलब दो ही पढ़ाई में तो बढ़िया लगता है। चलिए आगे, चुंबकीय रेखाएं कैसी होती हैं। क्वेश्चन है बाबू, चुंबकीय रेखाएं कैसी होती हैं। क्यों अभिषेक भाई के भाई, मतलब क्या कह रहे हो विजय लक्ष्मी? सॉरी सर जी, मैंने ना पढ़ने के लिए आंसर नहीं दे, ने ना पढ़े इसलिए आंसर नहीं दे पा रहे थे शिवानी। ठीक है, कोई बात नहीं है बाबू, लेकिन तुक्का मारा करो, लेकिन आंसर जरूर दिया करो। ठीक है, चाहे तुक्का मारो बच्चा, लेकिन आंसर आप जरूर दिया करो। ठीक है, बिल्कुल सर। तो आपको बताना है चुंबकीय रेखाएं कैसी होती हैं, सीधी, बंद वक्र, टूटी, अनियमित। चुंबकीय रेखाएं सीधी होती हैं और कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, क्यों, कटान बिंदु बन जाएगा, जिससे संभव नहीं है। चलिए बाबू आगे हम सब बढ़ते हैं। शक्ति का सूत्र बताओ, P बराबर में क्या होगा, VI। क्योंकि शक्ति का देखो I बराबर नहीं, R बराबर नहीं, यहां तो हमें डायरेक्ट मिल गया, ट्रिक से हम लोग निकाल सकते हैं P बराबर में BI। मतलब कि बच्चा शक्ति बराबर में क्या होता है आपका, विभवांतर, विभवांतर या विभव गुणे में धारा, विभव गुणे में धारा। आगे
1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? फटाक से पूरी क्लास आंसर करेगी। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? सम्मू त्रिपाठी आंसर कर रहे हैं बी होगा। नितिन मिश्रा का बी जवाब आ रहा है। बिल्कुल, यूपी के रंगबाज का भी जवाब आ रहा है बी। चलिए देख लेते हैं सही जवाब किसका होगा। मेरा नाम है अंजलि ठाकुर। सर आरोही ना है मेरा नाम सर, सॉरी। ठीक है अंजलि ठाकुर, कोई बात नहीं। वाह सर, ठीक है बिल्कुल सर, बस तुक्का है। ठीक है कोई बात नहीं है, बी जवाब सही होगा। 3 पॉइंट में 6 इंटू में 10 टू द पावर में 6 जूल। ठीक है, आगे हम सब बढ़ते हैं। फ्यूज तार का गलनांक है। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्यूज तार का गलनांक कितना होगा? उच्च, निम्न, समान या शून्य? या बच्चा शून्य। तो फटाक से आंसर करो, फटाक से आंसर सब बच्चे करेंगे। आपका राइट आंसर क्या होगा? फ्यूज तार का गलनांक कैसा होगा? यूज निम्न होता है। फ्यूज तार जो आप याद रखना, कॉपर, कांपर, सीसे, कांपर प्लस सीसा और प्लस टिन, इनकी मिश्र धातु है भाई। इन तीनों को कॉम्बो से बनती है आपकी क्या? मिश्र धातु। कौन मिश्र धातु है? फ्यूज तार, फ्यूज तार, फ्यूज तार। ठीक है, जब कॉपर, सीसा और टिन मिलाया जाता है तब आपका फ्यूज तार बनता है, और फ्यूज तार का गलनांक बहुत ही कम होता है। ठीक है बच्चा, याद रखना आप सब लोग, फ्यूज तार का जो गलनांक है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि ज्यादा तेज लाइट आएगी तो फ्यूज तार गल जाएगा बच्चा, और गलने से क्या होगा? गिर जाएगा, जिससे करंट आगे फ्लो नहीं होगी। आपको बताना है आवर्धन, मैग्निफिकेशन। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो प्रतिबिंब की लंबाई बी। आप लोग याद रखना, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, और आप लोग याद रखना प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहेंगे? रेखीय आवर्धन कहेंगे। यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बी और वस्तु की लंबाई यू है, तो यम बराबर क्या हो जाएगा आपका? वी बटे में यू। यम बराबर में वी बटे में यू। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्लियर हुआ गाइस? फटाक से एक बार बताओ कि यस सर, क्लियर हो गया। आगे, उत्तल लेंस बनता है। आप लोग जानते हैं उत्तल लेंस होता क्या है? वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, और वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। वह लेंस जो बीच में मोटा, किनारों पर पतला, हमेशा आभासी बनाएगा, हमेशा वास्तविक, दोनों। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दोनों। हमेशा आभासी भी नहीं बना सकता, आभासी वास्तविक बनाता है, बस कंडीशन पे डिपेंड करता है। यूपी का रंगबाज कह रहा है सर तो बस व्यूज के लिए पढ़ा रहे हैं ज्यादा लेट तक। अच्छा, व्यूज के लिए बच्चा नहीं पढ़ा रहे हैं, मैं आपको पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूं बच्चों को। अगर हम लोग व्यूज के लिए पढ़ाएं तो 200 व्यूज, 300 व्यूज, 10 बच्चे लाइव आते हैं, इसमें बेनिफिट बच्चा नहीं होता है, बल्कि हम लोगों का नुकसान होता है। आप बिजली बिल अगर आप देखोगे तो उतना निकल आता है, एसी का बिल जो चलती है, उसके बाद में लाइटिंग का खर्चा है ना। तो हम लोग व्यूज के लिए नहीं पढ़ाते हैं, इस माइंड सेट को हटा दीजिए अपना, यूपी के रंगबाज जी। ठीक है, तो आप यहाँ पे निगेटिविटी कमेंट मत करिए। ठीक है दिलीप भाई, मैं लास्ट वार्निंग आपको दे रहा हूँ, नहीं हमेशा के लिए मैं इस चैनल से आपको ब्लॉक कर सकता हूँ, याद रखिएगा। ठीक है माई, मेरी ये लास्ट वार्निंग है, और जब मैं ब्लॉक करता हूँ बच्चा तो फिर कोई खोलेगा नहीं, यहाँ पे ऑफिस में कोई नहीं खोल सकता है। ठीक है, तो थोड़ा हिसाब से रहिए। चलिए भाई आगे चलते हैं।
फोकस दूरी, आगे प्रश्न हमारा है भाई फोकस दूरी। ऑप्शन ए पर है दर्पण से धुरी तक, बी ऑप्शन पे ध्रुव से फोकस तक, वस्तु से दर्पण तक कोई नहीं। अगर हम लोग व्यूज के लिए पढ़ाएं तो हम दिन में भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है, और व्यूज के लिए नहीं पढ़ाया जा रहा, फिर से समझ लीजिए आप। 210 बच्चे लाइव है, 5 बच्चे लाइव है। आप समझ सकते हो यहाँ पे लाइटिंग कितनी ज्यादा होगी, आपके घर का बिल कितना आता है, उतने तो सिर्फ एक कमरे की बच्चा लाइटिंग होती है, ठीक है। बस बच्चा 5-6 मिनट क्लास और चलेगी। यूपी के रंगबाज, कोई बात नहीं है बाबू। चलिए ठीक है, तो देखो आपका फोकस दूरी एफ से ध्रुव तक, ठीक है, ध्रुव से फोकस तक, ध्रुव से फोकस तक, ध्रुव से फोकस तक। फोकस दूरी क्या होगी, ध्रुव से फोकस तक आपकी फोकस दूरी हो जाएगी, ठीक है बाबू। क्लियर हुआ सबको? फटाक से एक बार मुझे बता दो कि गुरुजी क्लियर हो चुका है। तो जिन बच्चों ने हमारे अभी टॉपर बैच को नहीं ज्वाइन किया है, गाइस ज्वाइन करेंगे टॉपर बैच, कंप्लीट तैयारी ऑल सब्जेक्ट की। नंबर है हमारा 99 36 53 31 98 पर कॉल व्हाट्सअप करो और ज्वाइन कर लो तुरंत आज ही टॉपर बैच, क्योंकि आपको मिलेगा टॉप करने का सपना होगा भाई अब साकार। फ्री पीडीएफ मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, अनसीन पैसेज मिलेंगे, अनसॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, तुरंत ऐप को ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉच, थैंक यू।